गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BPCS 188 इसका जो हमारा क्या रहेगा चैप्टर नंबर जो हमारा 5 रहेगा, यह यूनिट नंबर हमारा 5 है, सामाजिक मनोविज्ञान के सिद्धांत। ये आज 5वें चैप्टर की हम दूसरी क्लास करने जा रहे हैं और पहली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें 5.2 है ज्ञानात्मक असंवितता का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में हमने पहली क्लास में डिस्कस किया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर के उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि इसके पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा और चौथे चैप्टर की जो वीडियो है मैंने अपलोड कर दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने बता दिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को आपको करके ज़रूर जाना है। चलिए हमें जो यहाँ पर डिस्कस करना है आज इसकी क्लास में, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे 5.3 रहेगा, क्या रहेगा, सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत। यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, सामाजिक जो अधिगम होता है उसके कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, उन्हीं के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल से सभी चीज़ों को पढ़ेंगे और डिटेल से उन्हीं चीज़ों के बारे में जानकारी ली जाएगी। ठीक है, चलिए हम 5.3 पर चलते हैं। ठीक है, बाकी 5.3 जो रहेगा उसी को देखेंगे। अगर टाइम रहेगा तो अगर इस वीडियो में 5.4 को भी इंपॉर्टेंट यही रहेगा, 5.3 इंपॉर्टेंट रहेगा या 5.4 आपके लिए इंपॉर्टेंट, इन्हीं दो पॉइंटों पर हम क्या करेंगे आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे ये सारी चीज़ें मैं आपको पहली वाली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ, तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत 1977 में बंगरू ने समाज सिद्धांत अधिगम का प्रतिपादन किया। क्या होता है, सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वह 1977 में उसको प्रतिपादित किया गया था। यह सिद्धांत सामाजिक व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया, यानी जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, ये सामाजिक जो व्यवहार है उसको कैसे सीखा जाता है उस पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अनुसरण या प्रेरणा, यानी जो समाज में जो व्यक्ति होता है वह एक दूसरे से क्या करता है, चीज़ों को सीखता है। यानी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है एक दूसरे को वह सीखता है या सीखने की प्रेरणा लेने का सीखता है। इस तरह से कोई व्यवहार प्रेरणा या पुनर्बल से भी सीखा जा सकता है। यानी अगर बात करें जो समाज में जो हम लोग एक दूसरे से चीज़ों को सीखते हैं, वह अगर बात करें तो आप प्रेरणा से भी या प्रेक्षणा से भी या पुनर्बल से भी सीखा जा सकता है। यह सिद्धांत इस बात पर बल डालता है कि किसी व्यक्ति द्वारा पारितोषिक या दंड के प्रेरणा से सीखना प्रतिनिधिपूर्वक भूलनपन, यानी क्या हो सकती है, हम समाज में चीज़ों को लोगों को आसानी तरीके से या लोग आसानी या बलपूर्वक भी लोगों को भैया सिखाया जा सकता है। यानी अगर हमें समाज को कोई चीज़ सिखानी है, बतानी है या कोई नियम कानून है उसको फॉलो करवाना है तो बलपूर्वक भी फॉलो करवाया। जैसे आपने कोरोना के काल में क्या हो रहा था, कोरोना के काल में बोला गया था भाई सड़क पर नहीं निकले, जो लोग सड़क पर निकल रहे थे उन पर क्या पुलिस डंडे बरसा रही थे। यानी जो हम लोग हैं समाज में जो चीज़ें होती, व्यक्ति समाज में स्वयं सीखता है और एक दूसरे से व्यक्ति समाज में चीज़ों को सीख रहे हैं। लेकिन अगर कहीं पर बलपूर्वक भी डालने पर चीज़ों को सिखाया जाता है, यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार को नियमित रूप से पुनर्बलित किया जाता है तब वह व्यक्ति उस व्यवहार को करना सीखता है। यानी क्या कहता है, जब किसी व्यक्ति को एक अनुसार में सिखाया जाता है या किसी चीज़ में, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति आराम से सामाजिक चीज़ों को सीख लेगा। कई बार हमारे सामाजिक जो नियम कानून है व्यक्ति उसको फॉलो नहीं करता या व्यक्ति उसको मानता नहीं, तो बलपूर्वक भी उसको सिखाया जाता है, तब वह व्यक्ति क्या करेगा, उस व्यवहार को सीख लेगा। यानी कुछ चीज़ें हम आसानी से व्यक्तियों को सिखा सकते हैं जिससे वो आसानी से सीख लेता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति किसी व्यवहार को दंडित किया जाता है तब वह व्यक्ति उस पर व्यवहार का बहुत कम काम करता है। यानी जब हम किसी व्यक्ति को बलपूर्वक या दंडित करके, अगर मार पीट करके अगर किसी को समझाने का प्रयास करते हैं तो व्यक्ति बहुत कम, भैया वैसे भी बोला जाता है ना, अगर किसी को प्यार से ममता से अगर हम सिखाने की कोशिश करते हैं तो व्यक्ति बहुत आसानी से, लेकिन उसको मार करके पीट करके, अगर तुम्हारे जो मम्मियाँ होती हैं अपने बच्चों को कितनी मारती हैं, अगर मम्मियाँ जो हैं अपनी बच्चों को मारती पीटती हैं तो कई बार उसमें परिवर्तन नहीं आता, लेकिन उसको प्यार से लाड प्यार से जब सिखाया जाता है वो चीज़ों को क्या होता है, आसानी तरीके से सीख लेता है। अगला देखेंगे, यह सिद्धांत वास्तविक जीवन में सीखने के अनुभव को समझाने के व्यवहार, यानी ये जो सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है, यह हमारे जीवन में जो वास्तविकता है उनको सीखने पर, उनके अनुभवों पर उनको समझने के लिए व्यवहारिक सिद्धांतों एवं ज्ञानात्मक जो सिद्धांत होता है उसके एकीकरण, यानी जो हमारा व्यवहारिक ज्ञान है या जो हमारा
अनुभव है उनमें ज्ञानात्मक रूप से एकीकरण यानी एक रूपता लाने के लिए। इसलिए मनोविज्ञान यह मानता है सीखना सिर्फ व्यवहारिक नहीं, यानी सीखना जो हमारा सिर्फ हुआ व्यवहार नहीं, व्यवहारिक चीज़ें अपितु सामाजिक संदर्भ में भी ज्ञानात्मक प्रक्रिया, यानी सीखना सिर्फ हम व्यवहार के लिए नहीं सीखते हैं, हम एक दूसरे से टच में आएंगे तो हम चीज़ों को सीखते हैं, बल्कि जो सीखने की प्रक्रिया है वह ज्ञानात्मक प्रक्रिया भी कहलाती है। अगला हम देखेंगे क्या कह रहेगा, सामाजिक अधिगम की मध्यस्थ प्रक्रिया, यानी जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है उसमें मध्यस्थ प्रक्रिया कैसे है। बंडरू के अनुसार निम्नलिखित 4 आंतरिक प्रक्रियाएं किसी व्यवहार को सीखने में बड़ा योगदान, यानी हम ऐसी कौन कौन सी प्रक्रिया है जिनके अनुसार हम समाज में चीज़ों को सीख सकें। पहला क्या है, अवधान। यदि कोई व्यक्ति किसी के व्यवहार को सीखना चाहता है तब वह उस के व्यवहार और उसके परिणामों का अवधान करेगा, यानी देखेगा अध्ययन, एवं व्यवहार को एक मानसिक प्रतिरूप तैयार करता है। किसी व्यवहार को अवधान देकर के अनुसरण करने से अन्य व्यक्ति किसी व्यवहार को सीख, जान लीजिए अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो अगर आप उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो क्या होगा भैया, आप भी उन चीज़ों को आराम से सीख, यानी अवधान के जरिए। यहाँ पर अवधान के स्तर को समझना अति आवश्यक है। अवधान का स्तर कई आंतरिक प्रकार जैसे प्रत्यक्ष क्षमता, ज्ञानात्मक क्षमता, उत्तेजना या पूर्व प्रदर्शन एवं व्यवहारिक विशेषता जैसे प्रासंगिक है, न्यायपूर्ण है, कार्यात्मक मूल्यांकन, इन पर निर्भर करता है। यानी जो आप अवधान को समझेंगे, अवधान के जरिए आप सीखने का प्रयास करते हैं तो उसमें कई प्रकार की क्षमताएं मिलती, तभी आप अवधान को, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है उसको देख करके अगर कोई व्यक्ति सीख रहा है तो व्यक्ति किस प्रकार से चीज़ों को सीखेगा, यह व्यक्ति किस प्रकार से चीज़ों को, वह कई सारी चीज़ों पर क्रियात्मक मूल्यांकन या इन चीज़ों पर क्या होता है वह निर्भर करता है। इसीलिए हमारे अवधान के स्तर में कई सामाजिक कारक भी योगदान, यानी हमारा जो अवधान होता है उसमें क्या होता है, कई सामाजिक कारक जो होते हैं उसमें योगदान देते हैं। यदि हमारा रोल मॉडल जिससे हम अपने आप को जोड़ करके देखते हैं, कोई कई लोगों का रोल मॉडल होता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, भैया कोई हीरो को रोल मॉडल बना रखा है, किसी हीरोइन को बना रखा है, किसी ने नेताजी को बना रखा है, किसी ने मोदी जी को बना रखा, किसी ने केजरीवाल को बना रखा, किसी ने राहुल गांधी को भी मॉडल बना रखा है। यानी ये जो लोग होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, अपने आप को जोड़कर देखते हैं। कोई प्रसिद्ध व्यक्ति तब उनका व्यवहार एवं क्रियात्मक मूल्यांकन के लिए हमारे बहुत प्रासंगिक होते हैं जो हमारे अवधान को प्रभावित करते हैं। यानी जब हम किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर के सीखते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, उसे अवधान। दूसरा क्या है, धारणा। धारणा क्या, देखो धारणा किसी भी व्यवहार को याद कराने की क्षमता है। कई बार हम अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को प्रेरणा करते हैं लेकिन उनके व्यवहारों को याद नहीं रख पाते, जिससे हम उन व्यवहारों का अनुसरण करना संभव नहीं हो पाता। किसी भी व्यक्ति के व्यवहारों को स्मृति में रख पाना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायः दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुकरण करने के पश्चात सीखने का व्यवहार क्षय नहीं दिखाती, बल्कि यह व्यवहार पहले स्मृतियों के आने के बाद परिस्थितियों पर, यानी जब हम किसी के व्यवहार को देखते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, उसकी धारणा बनी, उसका अगर जैसे कोई किसी के हम जैसे बनना चाहते हैं, ठीक है, यानी कहा जा रहा है कि समाज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होता है। तो मान लीजिए धारणा का मतलब होता है अगर हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, अगर उसके कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे खाता, कैसे पीता है, कैसे उसकी क्रियाकलाप है, कैसे उसकी मापदंड है, अगर हम उसको याद रखेंगे भैया कैसे, तो हम उसकी चीज़ों को सीख सकते हैं। यानी हमें उसको स्मृतियों में याद रखना जरूरी होगा। सीखने की दर प्रक्रिया व्यक्ति की कुछ विशेषताओं जैसे ज्ञानात्मक क्षमता, यानी जो सीखने की प्रवृत्ति है, हर कोई व्यक्ति चीज़ों को सीखना, यानी कुछ व्यक्ति में कुछ खासियत होगी तभी वह दूसरे की चीज़ों को सीख पाएगा, दूसरे के अनुभवों को सीख पाएगा, या दूसरे को जैसा दिखता है वैसा बन पाएगा। उसमें कुछ चीज़ें यानी ज्ञानात्मक क्षमता होनी चाहिए, ज्ञानात्मक रिहर्सल यानी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, क्षमता भी आप में होनी चाहिए, और परिस्थितियों की जटिलता आदि को प्रभावित करता है। यानी जब हम किसी के व्यवहारों को सीखते हैं तो उसको व्यवहारों को याद रखना जरूरी है, और जब हमारे मन में ज्ञानात्मक क्षमता रहेगी, ज्ञानात्मक रिहर्सल रहेगा, तब हम किसी द्वारा की चीज़ों को यानी किसी के व्यवहारों को आराम से सीख लेंगे। अगला जो है पुनरुत्पादन। पुनरुत्पादन क्या था, कभी कभी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्तियों के व्यवहार से बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है। कभी कभी हम किसी से देखते हैं ना बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, नेताजी को, मंत्री जी को, या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो जिससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, जो उसे हम अपना आदर्श मान लेते हैं। ऐसे आदर्श व्यक्ति का अनुकरण करने वाले व्यक्ति को रोल मॉडल मानते हैं, ऐसे को रोल मॉडल मानते हैं। वे अपने रोल मॉडल के व्यवहारों करने के तरीकों का अनुकरण करके उनका पुनरुत्पादन करते हैं। अनुकरण किए गए व्यवहार को पुनरुत्पादन करना भी ज्ञानात्मक और शारीरिक कौशल है। उदाहरण के लिए एक 80 वर्ष का पुरुष किसी पर्वतारोही को उसके उपलब्धि की प्रशंसा कर सकता है लेकिन उसके उस व्यवहार को प्रयास नहीं कर सकता। भैया कई बार क्या होता है कि हमारा कोई रोल मॉडल है, आप 80 साल के हो गए, किसी ने बहुत ऐसा काम कर दिया है कि आपका रोल मॉडल, लेकिन क्या होगा आप नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं, ठीक है, डॉक्टर हैं, मान लीजिए अभी नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए भाला फेंक में
मेडल लाया। तो आप ये नहीं करोगे डॉक्टरी छोड़ करके जा करके भाला फेंकना सीखोगे। आप प्रभावित हो नीरज भाई से, ठीक है, नीरज चोपड़ा जो उनसे प्रभावित, हम मान लीजिए आप सचिन तेंदुलकर से, विराट कोहली आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आपको विराट कोहली बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप एक इंजीनियर हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं करोगे इंजीनियरिंग छोड़ करके विराट कोहली जैसे बैट बल्ला लेकर के खेलने चले जाओगे और खेलने लग जाओगे। यानी हमें पुनरुत्पादन क्या करना, हम सभी चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं, यानी कुछ चीज़ों को उस जैसा ढाल सकते हैं या बदल सकते हैं। भैया हम दूसरों के जैसा हूबहू नहीं बन पाएंगे। अब आप 80 साल के हो, 80 साल के हो, आप मान लीजिए किसी व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो, बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा नवाजान, आप उसकी तरह की चीज़ों के क्रियाओं को नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगला जो होता है प्रेरणा। प्रेरणा क्या थी, आगे देखिए, प्रेरणा को देखिए। प्रेरणा एक ऐसा बल है जो व्यक्ति के किसी भी व्यवहार को करने के लिए प्रेरित करता है। कोई व्यक्ति किसी भी व्यवहार की पुनरावृत्ति उस व्यवहार के परिणाम स्वरूप पुनरुत्पादन या दंड की प्राप्ति पर निर्भर करती है। यदि अनुकरण करने के पश्चात किए गए व्यवहार को पुनर्बलित किया जाता है तब वह व्यक्ति उस व्यवहार को दोहराता है। प्रेरणा का स्तर वातावरण, सामाजिक कार्यों के साथ साथ रोल मॉडल में भी ज्ञानात्मक मूल्यांकन को क्या करता है, यानी इसमें जो ज्ञानात्मक मूल्यांकन होता है उसको भी क्या करता है, वह प्रभावित करता है। अगला जो हमारा रहेगा सामाजिक अधिगम की पूर्व अवधारणा है, यानी जो हमारा सामाजिक अधिगम होता है उसमें कौन कौन सी अवधारणा है। पहला क्या है, यानी सामाजिक अधिगम को सीखने से, यानी किस चीज़ों के जरिए हमें कौन कौन सी अवधारणा है। देखो पहला क्या है, प्रतिनिधित्व पुनर्बलन, किसी व्यवहार एवं व्यवहार के परिणामों का प्रेरणा करके सीखना पुनः प्रतिनिधित्व पुनर्बलन कहलाता है। यदि व्यक्ति अपने रोल मॉडल के व्यवहारों से प्रेरणा करता है एवं पाता है कि उसके रोल मॉडल को पुनर्बलित मिल रहा है, वह अनुक्रम व्यक्ति उसी के व्यवहार को करता है। उदाहरण के लिए वह एक परिवार में छोटा लड़का दूसरे व्यक्तियों के अभिवादन इसलिए करता है क्योंकि उसकी बड़ी बहन को दूसरे का अभिवादन करने पर प्रशंसा मिलती है। प्रतिनिधित्व पुनर्बलन प्रतिनिधि सीखने पर निर्भर करता है। प्रतिनिधित्व सीखने भी प्रेरणा से सीखने से होता है। रोल मॉडल का अनुकरण करके सीखा जाता है, इसलिए जब सीखने वाले व्यक्ति का प्रत्यक्ष रूप में कोई पुनर्बलन दंड नहीं मिलता। देखो क्या था, प्रतिनिधित्व पुनर्बलन का मतलब होता है कि जब हमसे किसी से प्रभावित होकर के करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, ठीक है, उसको बहुत पास हो जाता है, उसकी लोग प्रशंसा करते हैं, तो आपको भी एक पुनर्बल अंदर से एक इच्छा होगी, भैया मुझे भी इसके जैसा बनना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि एक छोटा सा बच्चा अपनी दीदी को देखता है, उसकी दीदी घर में कोई लोग आते हैं तो नमस्ते नमस्कार करती है, सबकी इज्जत हाव भगत करती है, तो लड़के के अंदर में भी होगी मेरी दीदी इतनी अच्छी है, मेरी दीदी के लोग सब कितनी बड़ाई करते हैं, अच्छाई करते हैं, तो मुझे भी अपनी दीदी जैसा। इसी को बोलते हैं कि जब हम किसी के व्यवहार को देखते हैं, जब उसको प्रशंसा मिल रही है, जब लोग उसको वाहवाही करें, तो हमारे अंदर भी भैया ये इच्छा उठेगी कि हमें भी इनके जैसा ही बनना है, यानी हमके इसे जैसा इनका क्या करना है, प्रतिनिधित्व यानी पूर्ण, यानी हमको भी इनके जैसा बनना है, ठीक है। अगला जो मॉडलिंग क्या होती है उसको देखिएगा, ठीक है। मॉडलिंग देखिए, जब हम सभी की प्रकृति अपने आदर्श व्यक्ति अर्थात रोल मॉडल के अनुकरण करने की होती है। मॉडलिंग का मतलब कि हमारा जो आदर्श व्यक्ति हम उसके आदर्श को हम क्या करते हैं, अनुकरण करने की होती है। जब हम अपने रोल मॉडल का अनुकरण करके एवं उसके व्यवहारों का अनुकरण करके सीखते हैं तब यह मॉडलिंग कहलाती है। यानी जब हम अपने रोल मॉडल का अनुकरण यानी उसका जैसा बनने की कोशिश करें या उसके व्यवहारों को खुद में डालने की कोशिश करते हैं तो मॉडलिंग कहलाती है। यहाँ पर यह प्रश्न एक यह उठता, मॉडलिंग प्रतिनिधित्व पुनर्बलन से कैसे भिन्न है। मॉडलिंग एक प्रक्रिया है जिसमें हम दूसरे व्यक्तियों का अनुसरण करके प्रेरणा करके सीखते हैं, जबकि प्रतिनिधित्व पुनर्बलन के अंतर्गत सीखना रोल मॉडल के किए गए व्यवहारों के पश्चात मिलने वाले पुनर्बलन दंड पर आधारित होता है। यानी प्रतिनिधित्व पुनर्बलन का मतलब अगर कोई व्यवहार कर रहा है तो उसका परिणाम जो निकला, रिजल्ट निकला, उसके बाद हम उसको सीख रहे हैं, उसके बाद चीज़ों से प्रेरित होकर कर रहे हैं। लेकिन मॉडलिंग का मतलब होता है कि हमारा जो रोल मॉडल है जैसे दिखता है, जैसे व्यवहार करता है, हम उसके जैसे ही चीज़ों को सीख लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, मॉडलिंग बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें जैसे किया गया है, बुरन ने मॉडल रोल मॉडल के तीन तरह होते हैं, तीन तरह के रोल मॉडल। जीवांत मॉडल एक ऐसा व्यक्ति या मॉडल होता है जो प्रत्यक्ष रूप से किसी इच्छित व्यक्ति का व्यवहार करके दिखा सकता है, यानी जीवंत, यानी आपका जो रोल मॉडल है भैया आपका जीवित है। दूसरा क्या हो सकता है, शब्द निर्देशित मॉडल। यह एक ऐसा रोल मॉडल है जो किसी इच्छित व्यक्ति व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से करके नहीं दिखाता बल्कि दूसरे के शब्दों का निर्देश देकर के व्यवहार को सिखाता है। जैसे हम किसी के शब्दों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं उसको। प्रतीकात्मक मॉडल, प्रतीकात्मक मॉडल का एक वास्तविक व्यक्ति या कल्पित व्यक्ति भी हो सकता है।
जो किसी पुस्तक, उपन्यास या सामाजिक मीडिया में दिए गए व्यवहार को सीखता है। यानी जैसे हम मीडिया उडिया में हमने सुन लिया कि हीरो ऐसा, हीरोइन ऐसी है, हमने पढ़ा किताबों कहानियों में, एक प्रतीकात्मक होता है, यानी भैया हमको उसके जैसा बनना है। जीवन तो यानी जो लोग अभी जी रहे हैं वो आपके रोल मॉडल हो सकते हैं। निर्देशित मॉडल का मतलब जो आपको बताते हैं ऐसा बनिए वैसा बनिए, आप उनके वजह से बन जाए। प्रतीकात्मक रोल मॉडल का मतलब जैसे हम किताबों कहानियों पढ़ के जैसे ये वैसे थे वो वैसे थे, उस प्रकार के जब हम बनना चाहें इसको बोलते हैं प्रतीकात्मक मॉडल। अब देखेंगे पारंपरिक नीतिवाद क्या होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार उसके वातावरण से प्रभावित होता है, साथ ही साथ व्यक्ति के व्यवहार से वातावरण प्रभावित होता है। यानी ऐसा व्यवहार व्यक्ति के व्यवहार से वातावरण प्रभावित होता है और व्यक्ति का व्यवहार वातावरण से प्रभावित होता है। अतः व्यवहार एवं वातावरण एक दूसरे के पारंपरिक रूप से प्रभावित हैं। दूसरे शब्दों में व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति की संज्ञानात्मक प्रक्रिया एवं वातावरण कारक एक दूसरे से पारस्परिक रूप से संबंधित। उदाहरण के लिए यदि एक छात्र अपने शिक्षक के सामने यह स्वीकार करता है कि वह कक्षा एवं स्कूल आने में ईर्ष्या करते हैं, उसके पश्चात उसका अमुक छात्र एवं शिक्षणगर भी अलग दृष्टिकोण रखेंगे और शिक्षणगर उस छात्र के लिए बहुत सख्त हो व्यवहार करेंगे। यह पारंपरिक नीतिवाद का मतलब होता है कि जब आप किसी की शिकायत उकायत कर दें या उसके क्या होता है कि लोग उसको बुरा मान ले जाएं। जैसे मान लीजिए कोई जो व्यक्ति है उसके आचरण को लेकर के समाज में फैल गया कि व्यक्ति सही नहीं, तो व्यक्ति जो होगा उसके उस पहले के जैसा लोग व्यवहार नहीं करेंगे, उसको दूसरी तरीके से देखा जाएगा। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अनुप्रयोग क्या है। अगला जो है हमारा जो सामाजिक अधिगम जो उसके सिद्धांत के अनुप्रयोग क्या है उसको देखते हैं। देखिएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुप्रयोग। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के विभिन्न अनुप्रयोग। पहला क्या है, प्रबंधन क्षेत्र। सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रबंधन क्षेत्र के विभिन्न संगठन के कर्मचारियों पर लागू होते हैं। यानी सामाजिक अधिगम जो होता है जो जितने प्रबंधन है उसमें जितने भी क्षेत्र होगा सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि न सिर्फ प्रेरणा कर्मचारियों के कार्यों से प्रेरित करती है बल्कि अन्य पहलू भी कर्मचारियों के कार्यों को लिए प्रेरित करते हैं। ये 3 प्रकार के हैं, प्रतिनिधित्व पुनर्बलन, ज्ञानात्मक प्रक्रिया और वातावरण। यानी बाल विकास क्या होता है। अगला हमारा जो रहेगा बाल विकास को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा बाल विकास नेक्स्ट रहेगा। ये सिद्धांत बच्चों के विकास में मार्गदर्शन देता है। इन सिद्धांतों के अनुसार जब बच्चे अन्य व्यक्तियों के व्यवहार एवं अनुभवों से प्रेरणा करते हैं तब बच्चों के अंदर नैतिक एवं निर्णय निर्माण की क्षमता बढ़ती है। ये सिद्धांत बच्चों को सामाजिक कारकों को समझाने के लिए क्या करते हैं, यानी बच्चों को जो सामाजिक कारक होते हैं उनको समझाने में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मदद करते हैं या उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसके प्रकार से ये सिद्धांत काम करता है। अगला जो हमारा रहेगा यहाँ पर देखिएगा क्या है, ज्ञानात्मक प्रक्रिया एवं तंत्रिका विज्ञान। प्रेरणा करके व्यवहार को सीखने में ज्ञानात्मक तंत्रिका में बड़ा योगदान है, जैसे कि सामाजिक संज्ञान। यह तंत्र एवं शारीरिक, यानी जब हम किसी की शारीरिक प्रक्रिया यानी शारीरिक ज्ञानात्मक प्रक्रिया के द्वारा जब हम तंत्रिका तंत्र के विज्ञान से सीखते हैं, यानी जब हमने किसी को देखा भाई ज्ञान से जरिए या किसी के हम ज्ञान से बहुत ज़्यादा प्रभावित उसको सीखते हैं, या हमारे जब तंत्रिका तंत्र सीखने में मदद करता है उसको अपराध विज्ञान का था। इस सिद्धांत का उपयोग विकृत व्यवहारों की उत्पत्ति एवं बचने के लिए किया जाता है। यह सिद्धांत इन बातों पर बल डालता है कि कैसे कोई व्यक्ति विकृत व्यवहार को सामाजिक या असामाजिक परिस्थितियों में सीखता है। यानी जब हम क्या अपराध विज्ञान का, जब हम भाई कोई गलत काम कर रहा है या कुछ कर रहा है, जब हम उसको क्या कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं या उसको रोल मॉडल बना लेते हैं, जब हम उसको सीखने लग जाते हैं। स्कूल मनोविज्ञान। शिक्षण विधियों और कक्षाओं का वातावरण भी सामाजिक अधिगम पर निर्भर करती है। ये सिद्धांत छात्रों को ज्ञान को बढ़ाने एवं संचय करने की क्षमता में वृद्धि करता है। यानी स्कूल मनोविज्ञान क्या करता है, छात्रों को समझता है तथा छात्रों को ज्ञान बढ़ाने में, ज्ञान संचय करने में क्षमता की वृद्धि करता है। उदाहरण के लिए शिक्षक छात्रों की कोई पंक्ति को दोहराने के लिए कहता है, तब छात्र शिक्षक का अनुकरण करते हैं और उन्हीं पंक्ति को दोहराते हैं, जिसमें छात्र की प्रतिधारणों में वृद्धि होगी। अगला अगर देखें मीडिया भी इस सिद्धांत का उपयोग दर्शकों की अपनी सूचनाओं के बारे में विश्वास दिलाने के लिए प्रयोग करती है। विज्ञापन हो, नाटक हो, मनोरंजन हो, जुड़े से दृश्य हो, दर्शकों के लिए रोल मॉडल की तरह कार्य करते हैं, जिसमें दर्शक अनुकरण करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर जब एक बच्चा दांत को साफ करने के लिए पेस्ट का विज्ञापन दे करके उसी पेस्ट से दांत साफ करने के लिए आसानी से बन जाता है। यानी जो हम मीडिया जो हमें सिखाने की कोशिश करता है, जब हमें मीडिया सिखाता है, जब हम उन चीज़ों को सीख लेते हैं तो उसको बोलेंगे मीडिया मनोविज्ञान में किस प्रकार, यानी मीडिया की जो चीज़ें हैं वो स्वाकलन के लिए जो यहाँ पर दिया गया है ये रहेगा। अगला जो सामूहिक सोच सिद्धांत है ये भी आप इसको कर लीजिएगा। ये वैसे बहुत ज़्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट कम ही रहेगा, वैसे इस बार नहीं है, लेकिन सामूहिक सोच सिद्धांत इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें सामूहिक सोच का मतलब होता है कि जब हम सामूहिक सोच जो है
ठीक है। जब सामूहिक सोच एक जैसी होती है, जब सभी व्यक्तियों की सामूहिक सोच जो दृष्टि है एक जैसा होता है, जब हम सामूहिक सोच से प्रेरित होकर के किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं, उसे ही सामूहिक सोच सिद्धांत को बोला जाता है। ठीक है, यानी सामूहिक सोच सिद्धांत इसी प्रकार से चलता है। ठीक है, अगला देखेंगे सामूहिक सोच उत्तरदायिता जैसे अवधारणा है, इसको भी आपका रहेगा, इसको भी देख लीजिएगा। इनोमामी सिद्धांत क्या होता है? ये फ्रेंच समाजशास्त्री जो दुर्खिम है उन्होंने दिया था। इनोमी सिद्धांत का प्रतिपादन है। इनोमी का अर्थ होता है सामाजिक समूह या व्यक्तियों के नीति परक और सामाजिक स्तर का कम होना, यानी जब व्यक्तियों में नीति परक और सामाजिक स्तर कम हो जाता है। यह सिद्धांत परिलक्षित करता है कि कोई परिस्थिति व्यक्ति का समूह किसी नियम, उद्देश्य या मूल्यहीन कुंठा या निराशा से उत्पत्ति होती है। इनोमी सिद्धांत यह व्याख्या करता है कैसे सामाजिक परिस्थितियां अपराध और विचलित व्यवहार को प्रभावित, यानी सामाजिक परिस्थितियों से कैसे हमारा जो व्यवहार होता है विचलित होता है या उसको दूषित करता है। दुर्खिम के अनुसार व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए साझा मूल्य, मानक एवं नियमों की अनुपस्थिति से कुछ कारक सक्रिय होकर के व्यक्तियों के तनाव एवं प्रचलित व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यह सिद्धांत यह भी व्याख्या करता है कि किस प्रकार सामाजिक परिस्थितियां विचलित होकर के आपराधिक गतिविधियां, यानी हम जब सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं तो कई बार कहता है हम आपराधिक गतिविधियों को भी प्रभावित हैं। अतः एनोमी एक ऐसी परिस्थिति है जो व्यक्तियों या समूहों में मूल्यों, मानक का ना होना, उद्देश्यों को, आदर्शों का कम होने में पैदा करती हैं। यह व्यक्ति के अंदर विश्वासों में बिखराव, सामाजिक परिस्थिति में अलगाव जैसी स्थितियों को, यानी हम किसी स्थिति को सही नहीं मानते हैं या बिलगाव है, अखराव है, उसको यहाँ पर बताती है। व्यक्ति के अंदर बिखराव एवं सामाजिक परिस्थितियों में अलगाव जैसी स्थितियाँ पैदा करता है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग व्यक्तियों में वैचारिक व्यवहार और आपराधिक क्रियाकलापों में, यानी अनोमी सिद्धांत जो होता है कि व्यक्ति अपराध को कैसे सीख जाता है, व्यक्ति गलत काम को कैसे सीख जाता है, व्यक्ति गलत काम में कैसे पड़ जाता है, या कई बार क्या होता है कि हम भैया कई बार जो होता है डाकू चोर होते हैं उससे भी प्रभावित होते हैं। यानी जो व्यक्ति होता है समाज में, जो व्यक्ति हैं, जो लोग समाज में लूटपाट कर रहे हैं, जो चोरी चमारी कर रहे हैं, या बोल दिया, जो लोग चोरी कर रहे हैं या जो इस प्रकार की कार्यों को कर रहे हैं, जो लूट मार कर रहे हैं, रेप, बलात्कार, मर्डर कर रहे हैं, इस प्रकार के जो काम कर रहे हैं, उन व्यक्तियों के व्यवहारों को कैसे समझा जाए कि व्यक्ति समाज में जो व्यक्ति है वह असामाजिक तत्व कैसे बन जाता है या गलत काम कैसे कर लिया जाता है, उसको सीखने के लिए जिन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं उसे ही एनोमी सिद्धांत कहा जाता है, या दुर्खिम ने इसको बताया था। ठीक है, तो 5वां जो हमारा चैप्टर है पूरी तरीके से यहाँ समाप्त हो गया। इसके पहले एक चैप्टर की वीडियो मैंने बना रखी है सभी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।